एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीतिक करवट किस ओर ले रही है और उनकी सिलवटें किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि भारत की राजनीति इस वक्त में बिहार की तरफ देख रही है कि वहां हो क्या रहा है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है और क्या कुछ होने वाला है, क्या नए समीकरण बनेंगे, क्या नए समीकरण से भारत की राजनीति में उसका क्या असर होगा और खासकर बिहार की राजनीति में किस तरफ से किसकी भारी पल्ला रहेंगे, इस पर बात चल रही है। तो चलिए सबसे पहले जान ले कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है पूरी तरह से किस ओर बैठ गई है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीति में जो डेंट हुआ है, उनकी छवि को लेकर सबसे ज्यादा उनको नुकसान अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच में होता हुआ दिखता है। क्योंकि याद कीजिए, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था, जिसका कोई कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद नहीं थी। तो क्या नीतीश कुमार जो मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की कोई रोल नहीं थी? अगर तेजस्वी यादव की बातों पर यकीन किया जाए तो वो साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि 17 साल के उनका शासनकाल और विगत 15 महीने का हम लोगों का कार्यकाल को देख लिया जाए, क्योंकि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी मास्टर स्ट्रोक लिए गए हैं वो राजद की तरफ से कदम ताल तो जरूर मिलाया गया है। इसके बिना तो नीतीश कुमार कर ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार थके हुए खिलाड़ी हैं और वो एक बूढ़े बुजुर्ग खिलाड़ी हैं जिस पर अब बात करना बेमानी है, क्योंकि उनके बस की बात अब नहीं रह गई है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है तो 17 सालों में वैकेंसी क्यों नहीं ली गई? करीब 4 लाख वैकेंसी और दूसरे राज्यों को भी अपने राज्य में लाने का जो प्रयास हुआ वो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। यानी दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर नौकरी करते हुए नजर आए तो वाही तो नीतीश कुमार की जरूर हुई थी। और बात कर लिया जाए तो गरीब लोगों को 2 लाख रुपया उसके अकाउंट में देने की बात सामने आते हुए नजर आ रही है। इसके बारे में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस स्ट्रोक को भी लालू प्रसाद यादव ने रचा और गढ़ा था। यह तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि कौन किसके तरफ क्या कहने वाले थे और कौन किस योजना को लेकर आए थे। अभी दोनों के बीच, राजद के बाद और जदयू के बीच में, दोनों के बीच में यही फैला हुआ है। और बात कर लिया जाए नई समीकरण का, तो नई समीकरण को भी समझते हुए चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान जी नीतीश कुमार पर प्रहार करते हैं, क्या वो प्रहार रुक जाएगा? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान आने वाला समय में अगर उनको मन मुआफिक टिकट का सीट नहीं मिलता है, यानी मन मुआफिक उनको अगर सीटें नहीं मिलती है लोकसभा का, तो वो पलट कर क्या महागठबंधन में चले जाएंगे? तो क्या चिराग पासवान के जाने से बिहार की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है? क्या जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो वो इंडिया से हटकर इंडिया गठबंधन में चले आएंगे? इस तरह की कई कवायदे इस वक्त में राजनीतिक गलियारों पर पूरी तरह बैठे हुए हैं। और याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा का, तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से किस कदर खपा थे, वो किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन दबी जुबान में जो कहते हुए नजर आते हैं, सच्चाई कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, सुनाया कुछ और जा रहा है। और यही हो रहा है पूरी बिहार की राजनीति में, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं उनकी संख्या तो 3% से भी कम है। और लालू प्रसाद यादव जिस समाज से आते हैं उनकी जो है जनसंख्या 15% है। और उसके साथ मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग जिसकी संख्या 19.5% है, वो एकदम इंटैक्ट हो जाता है। तो जातीय समीकरण पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ होता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर दलितों का 5% भी वोट यदि लालू प्रसाद यादव की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो वो करीब 40% के आसपास पहुंच जाएंगे। और यही है जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना के बाद लालू प्रसाद यादव के अपनी सोच। और आने वाला समय में पता चलता है कि जो बात कहा जा रहा था तेजस्वी यादव की तरह से कि खेल अभी बाकी है, तो सबसे पहले खेल का जो आगाज है वो उस वक्त में नजर आएगा जब नई सरकार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। और उसी समय में परीक्षा हो जाएगी कि जदयू के कितने लोग नाराज चल रहे थे जदयू से। यदि वो लोग पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे विधानसभा से, तो माना जाएगा कि किसी न किसी तरह से जदयू में टूट पूरी तरह से होता हुआ दिखता है। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष का प्रस्ताव आने के बाद यदि प्रस्ताव
पारित हो जाता है तो ये कहा जाएगा कि जो बात कही जा रही थी कि खेल अभी बाकी है वो पूरी तरह से धूमिल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस सब के इतर भी जब जिस शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी भी अब जदयू पर प्रहार कर रही है, चाहे जयराम रमेश का जो बयान देख लीजिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कहते हैं आया राम और गया राम। और इस वक्त में निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि बिहार की धरती में नीतीश कुमार के चाहने वाले भी अब उससे अच्छे खासे नाराज है। उनके जो कोर वोटर हुआ करते थे, उनके साथ परंपरागत वोट जो हुआ करती थी, वो उससे छिटकते हुए नजर आएंगे। और किस मुंह से लेकर नीतीश कुमार जी पूरी तरह से देश में घूमेंगे और अपनी बातों को रखेंगे और उस पर कितना लोग विश्वास करेगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार इस वक्त में थके हारे हैं। और जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने उसके स्वास्थ्य को लेकर जो पहले में टिप्पणी की थी कि उनका सेहत जो है पहले की अपेक्षा खराब हो रहा है, और यही बात उपेंद्र कुशवाहा नजर आता है कि उनकी जान भी बची और पार्टी भी बची, तो इस किस और इशारा करते हैं? क्या सचमुच नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए हैं? क्या उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही? क्या उनकी मनोदशा उस प्रकार से काम नहीं करती है जिसमें वो अपने फैसले खुद ले पाते हैं? और इस बीच में जब ईडी और इनकम टैक्स के छापे उनके विश्वस्त लोगों के पीछ में पड़ते चले गए तो उसकी वानगी क्या उनको इस तरह डरा दी? ये सब कुछ अपने आप में राजनीतिक गलियारों पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उन दावों को क्या है जिस दावों में कहा जा रहा था 400 पार, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहते हुए नजर आते थे कि अब की बार 400 पार, उस पार के नारों पर पूरा डेंट होता हुआ दिखा। क्योंकि यदि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार और राजद और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी तो कैसे कहा गया कि अब की बार 400 पार? यदि सचमुच अब की बार 400 पार होने की पूरी तरह से उसका स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो उनको नीतीश कुमार को लेने की जरूरत नहीं होती। नीतीश कुमार को लेने के बाद यह बात पूरी तरह से साफ होता हुआ दिखा कि अब की बार 400 पार क्या, अब की बार 272 पार हो जाना उसके लिए अभी भी मुश्किल खड़ी है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद भी लालू प्रसाद यादव और उनके गठबंधन यानी कांग्रेस और वाम दलों का वर्चस्व ऑलरेडी पहले से बिहार में मौजूद था। अगर सीटों पर बात कर लिया जाए तो करीब 16 सीट वाम दलों के पास भी है, और बात किया जाए एमआईएम के तो उनके पास भी सीटें थे, लेकिन उनमें अभी एक सीट बच गई है, बाकी लोग किसी पार्टी में चले गए। तो सीटों के गणित पे देखा जाए और जातीय समीकरण को देखा जाए तो बिहार की जनता पूरी तरह से इस वक्त में लालू प्रसाद और उनके गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन वाम दलों के साथ होता हुआ दिखता है। यह पूरी तरह से साफ हो गया। अब पता कब चलेगा? जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को जितनी सीटें इंडिया गठबंधन में मिलने वाला था उतना नए गठबंधन में उनको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 16 सीट पर तो शायद कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव और वाम दल भी तैयार हो गए थे क्योंकि उनकी 16 लोकसभा सीटें थी, लेकिन उनको उतनी सीटें एनडीए में मिलेगा इसकी संभावना पूरी तरह से धूमिल होती भी नजर आती है। इसके बीच में भी जो तर्क दिए जा रहे हैं, इसके विपरीत में जो तर्क दिए जा रहे थे वो भी बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें दे दिया जाए तो ये गारंटी नहीं कौन लेगा कि वो फिर भाग कर नहीं जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी भी अब उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते हुए नजर आते हैं, और यही है बिहार की राजनीतिक करवट और राजनीतिक सिलवट। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।